चलो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी, आज हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए ओके, देखिए मैंने आपको बताया कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम लोग कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, क्या है, और इस पे इसके बीच में हमने एक रखा है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो आपको पता होगा कि इसके पहले की कहानी में मैंने आपको क्या बताया था कि सारे छोटे छोटे जो डायपोल्स रहते हैं उसके बीच के सारे चार्जेस एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, केवल क्या बचता है, इधर नेगेटिव चार्ज बचता है और इधर पॉजिटिव चार्ज बचता है, बताया था ना मैं आपको, ठीक है। और सुनिए, और क्योंकि इधर प्लस और इधर माइनस हो गया, इसलिए अंदर में एक फील्ड बन गया ईपी, अपन बोलेंगे जो उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पोलराइज्ड होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ईपी, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, जिसकी डायरेक्शन देखो, जिसकी डायरेक्शन मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर से अपने अप्लाई किया उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बताइए मेरे को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा E0 माइनस EP। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो याद रखियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं, परावैद्युतांक। आप सुने हो ना, कई बार हम लोग इसको यूज किए, के को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। क्या है बताऊं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सुनो ध्यान से, कि आपने जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है E अपॉन में उस सब्सटेंस को रखने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये दोनों का रेशियो समझे। E0 कौन है, इज व्हाट इज E0, E0 कौन है, जो आपने बाहर से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया वो है। यानी आप यूँ कहें कि सर इसको न रखने पर, यानी जब इसको आप नहीं रखे थे, जब इसको आप तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये था, और इसको रखने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो ये हुआ। दोनों के रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आप यूँ कहें कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखने के पहले, या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब यहाँ पे नहीं था तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जो मौजूद था, जो मैक्सिमम था, जो वो ये था। और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिए तो उसका खुद का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। फिर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया अपन, इसमें से इसको क्या किए, माइनस करने के बाद क्या बना, ई बना, है ना। तो वो ये ई है। तो ये ई कौन है पता है, इसको रखने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, जो कि कम हो गया ना, कम हुआ दिख रहा है कि बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, कैसे पता चला कम हुआ है, माइनस किए ना सर, मेन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपोजिट होने के कारण ही तो उसको कम कर रहा है। तो कम करने के बाद जितना हो वो ये है, और कम करने के पहले जितना पूरा पूरा था वो ये है। तो दोनों के रेशियो को ही अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। अच्छा, पोलराइजेशन वेक्टर क्या बोलते हैं बताओ, बोलो पोलराइजेशन वेक्टर में आपको भी बताया था क्या होता है पोलराइजेशन वेक्टर, याद है आपको पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में, कौन सा वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि एकांक आयतन में, पहले मैं पूरा हिंदी में बोलता हूँ, एकांक आयतन में इस परावैद्युत पदार्थ का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कौन सा आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, एकांक आयतन में परावैद्युत पदार्थ का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी को बोलते हैं ध्रुवण सदिश। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन कैसे बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग, डायपोल मोमेंट इन यूनिट एरिया, डायपोल मोमेंट इन, या आप उसको और अच्छे से बोलिए कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन पर यूनिट, सॉरी यूनिट एरिया नहीं, यूनिट वॉल्यूम, है ना, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम इन एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो डायपोल मोमेंट रहेगा उसी को अपन बोलेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। इसको हम लोग पी वेक्टर से शो करेंगे, किससे शो करेंगे, और ये ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। क्लियर है, बोलना कहाँ पे,
कहाँ बताओ ना कहाँ? एक बार फिर से रिपीट करूँ? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, फिर से आपको मैं क्या बताया था बताओ। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या रख देते थे, याद करो, परावैद्युत पदार्थ को रखते थे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते थे, तो मैं आपको बताया था ना, सारे के सारे डायपोल इस तरीके से अरेंज हो जाते थे, है ना? तो हर छोटे छोटे मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट जुड़ करके बड़ा डायपोल मूवमेंट बन जाता था। अब जीरो होने के चांसेस थे कि नहीं थे? क्योंकि सब के सब अब जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि सब के सब की दिशाएं अब एक जैसी हैं, तो वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, बल्कि क्या होंगे, जुड़ेंगे। जुड़ेंगे, जुड़ जुड़ के बढ़ेंगे, बढ़ बढ़ के जब टोटल हो जाएंगे, तो टोटल डायपोल मूवमेंट हो गया। तो यानी कुल द्विध्रुव आघूर्ण आपने निकाल दिया, उसमें आप डिवाइड कर दो इसके वॉल्यूम को, आयतन को, क्या कर दो, हाँ, तो जो राशि बनेगी उसी को बोल रहे हैं पोलराइजेशन वेक्टर, और उसी को बोलते हैं। अब वॉल्यूम से डिवाइड किया, इसीलिए तो हम डेफिनेशन में बोल रहे हैं यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन। तो एकांक आयतन शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने उसको v से डिवाइड किया। क्लियर है? किसे डिवाइड किया? यानी एकांक आयतन में जो ध्रुवण, सॉरी, एकांक आयतन में जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, एकांक आयतन में क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, उसी को बोलते हैं ध्रुवण सदिश। क्लियर है? और उसी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं, एकांक आयतन। या इसको आप शुरुआत में इसको, चलो मैं पी डैश बोल देता हूँ, तो इसको पी बोल दो, ऐसा कर दो, पी डैश डिवाइड बाई वी, ये हो गया पी डैश, सॉरी पी। तो ये जो पी है ना, वो यूनिट वॉल्यूम के लिए निकला हुआ है, ठीक है? अब समझ में आया? और वही पी यहाँ पे लिखा हूँ, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ई के। ई कौन है? जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही है ई, ठीक है? अब सुनो, यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये जो डायपोल मूवमेंट है वो कौन सा, ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि अप्लाइंग वाला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेट मतलब जो एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड किस में है, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो इंड्यूस्ड हुआ है, उसको माइनस करने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इसका साइन आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट लोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ कांस्टेंट ले रहे हैं काई, क्या ले रहे हैं, काई, 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 ठीक है? और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सब्सर्बिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक सब्सबिलिटी, जो भी है, सब्सबिलिटी, यानी कि विद्युत प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? विद्युत प्रवृत्ति। हिंदी में विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं भाई, इंग्लिश में आप देख लो क्या पढ़ते हैं इसको, ठीक है? चलिए, हमारे पास और भी बातें हैं करने को, ठीक है? तो ये आप हमेशा ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखेंगे क्या? तो यहाँ पे काई का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, काई की वैल्यू क्या निकालेंगे, पी बाई ई। काई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी बाई ई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सो लेट्स मूव फर्दर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन पता है हमें? बताओ, किसका किसका रेशियो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? एक्सटर्नल, हाँ हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये तो एक कहानी हो गई। अच्छा सुनो ना, इसमें बीच के सारे चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, बीच के सारे चार्जेस एक दूसरे क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। केवल बच कौन गया था, आइट साइड वाले, कॉर्नर वाले, किनारे वाले रे। सेंटर वाले कैसे, सेंटर वाले तो बीच के सब एक दूसरे को नष्ट कर दिए। इधर किनारे वाला बचा, उधर किनारे वाला बचा, जिसको मैं आपको ऐसा सोचने बोला कि इधर एक तरफ मान लो माइनस है, एक तरफ मान लो प्लस है, और ये एरिया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। तो मान लो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी से शो करें, पोलराइज्ड है ना, इसलिए हम उसको सिग्मा पी से शो करें, ठीक है, सिग्मा पी। तो सिग्मा पी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो बोला, टोटल चार्ज गिवन अपॉन टोटल एरिया। तो क्यू की वैल्यू हमेशा याद रखना है यहाँ पे, सिग्मा पी इंटू ए। याद रहेगा ये बात हमेशा। अब सुनो आगे, ये जो आपने चार्ज की वैल्यू निकाली यहाँ पे
सिग्मा पी इंटू ए जो आपने चार्ज के लिए निकाली है। अब मेरे को बताओ द्विध्रुव आघूर्ण, इसको मैं क्यूपी बोल देता हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ। अगर मान लो इसकी जो मोटाई है यानी यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस मान लो डी है, ठीक है। आप इसको वैसे ही सोचो, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों के बीच की दूरी 2a, तो क्या लिखते थे डायपोल मोमेंट क्यू इंटू 2a लिखते थे, क्यों लिखते थे। वैसे ही सोचो, ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी d, तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा बताओ मेरे को। डायपोल मोमेंट क्या आएगा बताओ मेरे को, क्यू पी इंटू 2a की जगह d दिख रहा है ना। तुलना करो ना, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या थी, क्यू इंटू 2a, तो 2a क्या था, प्लस और माइनस चार्ज के बीच, ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज बीच की दूरी d, तो d क्लियर है। क्यूपी का मान रखो यहाँ पे कितना होगा बताओ, सिग्मा ए इंटू डी, ठीक है। ए मतलब एरिया, एरिया में वो ये थिकनेस और जुड़ जाएगा तो वॉल्यूम बन जाएगा। कैसे पता, एरिया मतलब ऑलरेडी दो चीज है इसमें, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसको अगर आप ऊंचाई, तीन चीज, वॉल्यूम, तीनों मिला वॉल्यूम नहीं बनेगा। एरिया में दो चीज पहले छुपी हुई है, अगर ये तीसरी और मिल जाए तो बन जाए वॉल्यूम, और ये सिग्मा पी। क्लियर है। ये क्या निकाला आपने, डायपोल। अब इसी डायपोल मोमेंट को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो मैं अभी आपको बताया था, मैं इसी डायपोल मोमेंट को किससे डिवाइड करता हूँ, तो ये बन जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर, ध्रुवण सदिश। अब भी डेफिनेशन बताया था, याद करो। तो अब मैं इसलिए पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ध्रुवण घनत्व क्या बोलते हैं, हाँ पोलराइजेशन डेंसिटी, ध्रुवण घनत्व या ध्रुवण सदिश कितना होगा, इस डायपोल मोमेंट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम से, वी भी कटेगा तो सिग्मा पी रे, सिग्मा पी, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर कितना है, सिग्मा पी, ये आपका एक आंसर होगा, ठीक है। एक आंसर हुआ है सर अभी ये ध्रुवण सदिश। अब मैं आपको बता रहा हूँ के और काई में संबंध, फिर हो गया ये टॉपिक खत्म। ये मिटाऊं क्या, कोई डाउट, के और काई में संबंध बताऊंगा फिर हो गया ये खत्म। चलिए यहीं से हम चालू करेंगे कहानी, यहीं से। ठीक है, ओके, सब ध्यान दीजिएगा भाई। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि ये जो ईपी है, ये ईपी क्या है बताओ, हियर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसके बराबर लिखोगे आप बताओ। याद करो अभी 2 दिन पहले हम लोग, सॉरी कल ही अपन पढ़े थे, जो 7वीं 8वीं प्रॉपर्टी थी, ई का फॉर्मूला अप्लाई था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। कल जो 7-8 प्रॉपर्टी अपन पढ़े थे उसमें 7वें नंबर की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी थी, है ना। हाँ वेक्टर नहीं लगाया तो अपन इस फॉर्म में लिखते हैं, चलो वैल्यू रखो अब इसकी यहाँ पे। हाँ स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, आगे चल कर अपन स्केलर फॉर्म में बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, ये मैं स्केलर फॉर्म में शुरुआत करता हूँ। हाँ इसमें स्केलर दिया है ना, तो ठीक है ना। ईपी की वैल्यू सिग्मा अपॉन यहाँ पे रखो, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E0 माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ पे रख दी उसकी वैल्यू। और सिग्मा पी तुमने कितना लाया, सिग्मा पी को किसके बराबर लाया, पी के बराबर, यहाँ पी रख दो तो क्या हो जाएगा, सरल है बहुत, E0 पी अपॉन, बाजू में बता दो पी और सिग्मा पी बराबर है इसलिए ऐसा हुआ है करके, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करो, ई का डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर दो, ई का डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बताओ भला। जब आप ई का डिवाइड करोगे, ई ई ई ई किसका, ई का डिवाइड करो, नहीं का करो तो यहाँ 1 बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ E0 बाई ई हो जाएगा, यहाँ P बाई ई, और ये बाजू में एप्सिलॉन 0 और है। हाँ सब में डिवाइड करते हैं तो सब में करते हैं। और ये कौन हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा के, अभी डेफिनेशन बताया था के की, E0 बाई ई, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा के। और ये कौन हो जाएगा पता है आपको, अभी मैं काई करके एक बताया था, याद करो, P इजिकल्स टू काई करके, याद है, याद है, याद है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, P बाई ई, तो जब E को नीचे लाओगे तो P बाई ई को हम काई लिख सकते हैं, तो ये P बाई ई की जगह मैं क्या लिखूंगा, काई लिखूंगा, और ये अपॉन एप्सिलॉन 0। समझ में, बताओ क्या क्या फॉर्मूला लगा यहाँ पे आपने, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
जिसका वैल्यू है E0/E, और आपने कहा P/E को काई कहा, जिसको अपन थोड़ी देर पहले भी देखे थे, क्या बोलते हैं इसको पर, इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी, सस्टेबिलिटी, हाँ सब्टिबिलिटी जो भी है, तो जो भी एबिलिटी है आपको, है ना, जो भी है, तो ये हो गया, तो ये काई हो गया। उसके बाद अपन इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, काई अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और हो जाएगा K-1, ये देखो ऐसे, फिर एप्सिलॉन जीरो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये काई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो K-1। ये देखिए इधर ट्रांसफर होकर चला गया। ये आपका रिलेशन बिटवीन के एंड काई हो गया भाई।